हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। क्या आपने कभी म्यूचुअल फंड का ऐड देखा है? वो लास्ट में एक आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से, उसको कभी सुना है क्या? वो बोलता है कि म्यूचुअल फंड एक जोखिम की विषय वस्तु है। या प्रिंट मीडिया में आपने देखा होगा, नीचे छोटा छोटा लिखा होता है कि म्यूचुअल फंड एक जोखिम की विषय वस्तु है। कहीं ना कहीं इस एरा में आप देख रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उनकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। वो ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं उनको अच्छा रिटर्न मिल रहे होंगे, इसीलिए लोग म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना। अगर कोई बिगनर है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो आज की डेट में इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं या ऑनलाइन बहुत सारी जानकारी है कि थोड़े बहुत अवेयर लोग हैं। जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लोग इस टाइप की चीज़ों के मतलब ये शब्द उनके कहीं ना कहीं सुने हुए हैं और कुछ लोग जानते भी हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में कुछ एक चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो नॉर्मल इन्वेस्टर आज की डेट में अभी भी नहीं जानते हैं और उस चीज़ से उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी मिल सकता है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप मार्केट में भी परचेस करने जाते हैं तो पहले उसके बारे में आप जानकारी जुटाते हैं, क्योंकि जब तक वो चीज़ हम नहीं लेते हैं, जब तक हम अपने आप से खुद ही सेटिस्फाई नहीं होते हैं। जब खुद सेटिस्फाई होंगे तभी वो चीज़ हमें पसंद आएगी और उसके बाद फिर हम वो चीज़ लेंगे। अब बात आती है म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लगातार अच्छी ग्रोथ दे रहा है और इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। इसीलिए लोग इसे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमें सिक्योरिटी या गारंटी तो देते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन को बीट करने में वो पीछे हैं। हाँ, तो इस इंडस्ट्री का देखिए काफ़ी, अगर आप डेटा देखेंगे तो डेटा देख के बहुत कुछ समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं आपको वो डेटा भी दिखाऊंगा। तो आप बिगनर हैं तो मैं आपको बहुत जल्दी से डिस्क्राइब कर देता हूँ कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है। म्यूचुअल फंड में एक होता है इन्वेस्टर, दूसरा होता है एएमसी। ठीक है, तो एएमसी क्या करता है कि एक पूल फंड बनाता है, एक बड़ा फंड बनाता है जिसकी वैल्यू करोड़ों में होती है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स की छोटी छोटी पूंजी को उसमें इकट्ठा करता है और वो पूंजी कहीं पर इन्वेस्ट करता है। उसको इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास हाईली क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स होते हैं। उनको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस होता है, वो जानते हैं कि इस फंड को हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें तो एक अच्छा रिटर्न मिल जाए। ठीक है, अब उसमें वो दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहली चीज़ तो ये कि उसमें एक अच्छा रिटर्न भी मिले, दूसरा ये कि कम से कम आपका प्रिंसिपल ना डूबे, है ना। क्योंकि एक अच्छा फंड मैनेजर अगर ये है तो ऐसा तो नहीं है कि आपने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो आप चाहते हैं कि मेरे 100 रुपये 90 रुपये हो जाएं। आप यही तो चाहेंगे ना कि मेरे 100 रुपये 150 हो जाएं या 170 हो जाएं। तो फंड मैनेजर की भी यही कोशिश होती है और एक जो एएमसी होती है या जो कंपनी होती है वो अपने फंड मैनेजर को इसी बात की सैलरी देती है कि वो जो टारगेटेड वैल्यू है उससे ऊपर आपको या अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे पाए। अब ये तो हो गया कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज होती है म्यूचुअल फंड की, जो आज की डेट में हर इंसान इजीली उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, वो है टिकट साइज। टिकट साइज का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो भी हमें बड़ा अमाउंट चाहिए। अगर हम एफडी भी कर रहे हैं तो भी हमें कम से कम 10,000 रुपये तो चाहिए ही। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि हम एक 500 रुपये से भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 500 रुपये की अगर आप वैल्यू पर डे में निकालेंगे तो इतनी कम निकलेगी, हो सकता है कि उतने हमारे उससे ज़्यादा हमारे खर्चे हों। एक अगर कोई स्टूडेंट भी है और वो भी चाहता है कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं तो भी वो 500 रुपये ईजिली पॉकेट मनी निकाल सकता है पर मंथ। म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो लमसम होता है, आप एक बार में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, और दूसरा होता है SIP, जिसको बोलते हैं हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP में क्या होता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मंथ वाइज होता है, हर महीने होता है। आप कोई डेट भी डिसाइड कर सकते, उसी डेट में आपके अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा और उसके बदले में आपको कुछ यूनिट मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उसकी एक स्टैंडर्ड डिसाइड होता है, जैसे लीटर है या केजी है। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में जो स्टैंडर्ड है वो है NAV, नेट एसेट वैल्यू उसको बोलते हैं। कुछ यूनिट होती हैं। सपोज अगर एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है और आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करें तो आपको 10 यूनिट मिल जाएंगी। ठीक है, म्यूचुअल फंड को आप कभी भी रिडीम कर लीजिए और कभी भी आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड के बहुत सारे फायदे। सबसे पहले होता है डाइवर्सिफिकेशन। अगर हम कोई भी चीज कहीं भी इन्वेस्ट करने जाते हैं उसके बारे में हम कुछ नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन उसका हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हम लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पास इतनी पैसे नहीं होते हैं कि हम हर जगह इन्वेस्ट कर सकें।
एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेता हूं कि अगर हम किसी शॉप में जाते हैं, किसी गारमेंट के शॉप में जाते हैं और हमें कपड़े खरीदने हैं, तो वहां पर जाके हमारा मन होता है कि अरे ये भी ले लेता हूं, मैं ये भी ले लेता हूं, वो भी ले लेता हूं, सब चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है ना। या कहीं मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं तो वहां भी मैं सोचता हूं कि यार यहाँ भी इन्वेस्ट कर दूं, ये भी ले लूं। स्टॉक मार्केट में जाके भी मैं सोचता हूं कि मैं रिलायंस भी ले लेता हूं, आईटीसी भी ले लेता हूं, बैंकिंग में भी पैसा लगा देता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा लेता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे हैं कितने, 500 या 1000 रुपये। तो आपको क्या लगता है कि 500 रुपये में मैं ये सारे स्टॉक ले सकता हूँ? और उसके साथ साथ अपने आप को सिक्योर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ पैसे मैं अपने ऐसी जगह भी लगाऊं जहाँ सिक्योर हो, जैसे कि एफडी है या कुछ एक बॉन्ड्स हैं। तो 500 रुपये या 1000 रुपये में आप इतनी सारी चीज़ें नहीं ले सकते जहाँ पर आप सिक्योर भी रहें, आपका रिस्क भी जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो जिससे आपको नुकसान हो और आपको रिटर्न भी अच्छा मिले। तो उसके लिए ही इंस्ट्रूमेंट बना है म्यूचुअल फंड। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग जगह पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। दूसरा ये कि इन्वेस्ट कर कौन रहा है, जो सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, हो सकता है कि हम अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं या कुछ लोग बिजनेस कर रहे हो, तो हमें अपनी फील्ड की तो नॉलेज होगी, लेकिन किसी दूसरे की फील्ड की केवल बेसिक्स नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा डीप में नॉलेज नहीं होती है। इसीलिए हमें कोई एक ऐसा आदमी चाहिए होता है कि जिसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, उसकी क्वालिफिकेशन ही इस फील्ड की हो। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि कितने पैसे से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम 500 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं, जो एक बहुत नॉर्मल वैल्यू है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आप बता तो रहे हैं कि फंड मैनेजर होता है, एएमसी होती है, लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन फंड मैनेजर है? तो इसकी जानकारी आप आराम से ले सकते हैं, आपके पास ट्रांसपेरेंसी होती है। म्यूचुअल फंड अकेला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, उसमें हर चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान सकते हैं आपका फंड मैनेजर कौन है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, पास्ट में उसने क्या रिजल्ट दिए हैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं की है जो गड़बड़ चीज़ की हो। या दूसरा ये कि आप उसका पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि वो किस किस कंपनी में कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हाँ, तो दोस्तों देखिए, म्यूचुअल फंड में एक काफ़ी पावरफुल टूल होता है जिसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक स्ट्रेटेजी है जो आपको हेल्प करती है आपके पैसे को ग्रो करने में। आपने मंथली पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसके बदले में आपको कुछ यूनिट मिली। अब यूनिट की वैल्यू अगर कम है तो आप पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूनिट की वैल्यू ज़्यादा है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। बेसिकली ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपके मार्केट में हर मूवमेंट पर आपको फ़ायदा देगी। जैसे कि सपोज अगर मार्केट डाउन है या यूनिट की वैल्यू डाउन है तो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल रही हैं, और अगर मार्केट अप है या उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो वही पैसा आप जो कर रहे हैं उसमें आपको कम यूनिट मिल रही है। तो अगर हम उस यूनिट्स का एवरेज निकालते हैं और उसको कंपेयर करते हैं एक ऐसी चीज से कि हम एक साथ लमसम पैसा दे रहे हैं, तो आपको देखते हैं कि उसके रिटर्न में काफी फायदा मिलेगा। तो देखिए, ये आपको स्क्रीन पर एक चार्ट भी दिख रहा होगा। इस चार्ट में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूनिट परचेस कर रहे हैं, लगातार जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। और इसमें अगर आप कंपेयर करेंगे लमसम से और एसआईपी में, तो देखेंगे कि एसआईपी में हमें एक अच्छा रिटर्न मिलता है, इसीलिए लोग एसआईपी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम फंड्स की। तो नंबर 1 पर मैं लेता हूँ इक्विटी फंड, लोगों का सबसे पसंदीदा फंड, क्योंकि मैं आपको कुछ एक ऐसा चार्ट दिखाऊंगा, कुछ ऐसा डाटा दिखाऊंगा जहां पर आप देखेंगे कि इक्विटी फंड में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इक्विटी फंड में पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? जैसे कि नाम से आपको मालूम है कि इक्विटी फंड में हमारा पैसा जो है वो स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन सेबी ने जो इक्विटी फंड की कैटेगरी बनाई है या उसको कैटेगराइज किया है, वो किस तरीके से किया है ये देखिए। थोड़ा सा मैं बहुत जल्दी ही बता देता हूँ। इक्विटी फंड की सब कैटेगरीज हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इसके नाम आपने सुने होंगे, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि आपका जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो हो रहा है इक्विटी फंड में। अब इक्विटी फंड की जो सब कैटेगरी है वो भी एक फंड है। उस फंड में आपका वो पैसे का एलोकेशन किस तरीके से कर रहे हैं या कितनी परसेंटेज आपकी इक्विटी में जा रही है, स्क्रीन पर एक स्लाइड में ये दिखा देता हूँ। इसमें इक्विटी फंड की कैटेगरी दिखाई गई है। अब देखिए, दूसरे नंबर पर आता है डेट फंड यानी सिक्योर फंड। तो डेट फंड में जो पैसा हमारा इन्वेस्ट हो रहा है वो किस किस चीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है? वो हो रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ट्रेजरी बिल में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में। अब बहुत जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है। देखिए, हर किसी को पैसे की जरूरत होती है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या गवर्नमेंट हो। अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो वो आपसे पैसा मांगेंगे, पब्लिक से पैसा मांगेंगे और उस पैसे के बदले में आपको कुछ पेपर्स देंगे जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड।
या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड या फिर ट्रेजरी बिल। अब जो शॉर्ट टर्म है यानी 91 डेज के से कम है या फिर 364 दिन तक के हैं वो हैं ट्रेजरी बिल, और उससे ज़्यादा जो हैं वो हैं गवर्नमेंट बॉन्ड। और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं वो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, वो पब्लिक से पैसा लेते हैं, उसके बदले में कुछ पेपर्स देते हैं और ये एश्योर करते हैं कि हम आपको इतने टाइम में इतना रिटर्न देंगे। कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होते हैं उसके जो रिटर्न होते हैं काफ़ी हाई होते हैं लेकिन रिस्की होते हैं, गवर्नमेंट के थोड़े से कम होते हैं लेकिन सिक्योर होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसकी सब कैटेगरी पर। देखिए ये स्क्रीन पर आपको इसकी सब कैटेगरी दी होंगी जो सेबी के द्वारा निर्धारित हैं। ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट, शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, डायनामिक, कॉर्पोरेट, क्रेडिट रिस्क फंड, बैंकिंग, पीएसयू, गिल्ड फंड। देखिए ये बहुत सारे फंड हैं जो इसकी सब कैटेगरी हैं और इसके सामने इसमें दिया गया है इसकी ड्यूरेशन कि कितनी ड्यूरेशन के लिए ये फंड होते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड यानी मिक्स एक फंड होता है जिसको इक्विटी में भी जिसमें आपका पैसा लगता है और डेट में भी लगता है, अलग अलग प्रोपोर्शन में। इसमें 7 कैटेगरी होती हैं। ये देखिए स्क्रीन पर जो आपको कैटेगरी दिख रही है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, बैलेंस हाइब्रिड, एग्रेसिव हाइब्रिड, डायनामिक एसेट एलोकेशन, मल्टी एसेट एलोकेशन, आर्बिट्रेज फंड, इक्विटी सेविंग। ठीक है, और इसके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना कितना परसेंट किस किस इंस्ट्रूमेंट में लग रहा है। ठीक है, इसमें कुछ एक फंड ऐसे हैं जिसका हो सकता है आपने नाम ना सुना हो, जैसे आर्बिट्रेज फंड, ये मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हाइब्रिड फंड। देखिए 3 फंड मैं आपको बता चुका हूँ, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। अब कुछ एक फंड ऐसे हैं जो अभी जल्दी में ही शुरू हुए हैं लेकिन काफी पॉपुलर हो गए हैं, जैसे ETF जिसको बोलते हैं, या इंडेक्स फंड। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे नाम से आपको मालूम पड़ रहा होगा कि ये दोनों फंड जो है एक्सचेंज से ट्रेड होते हैं, यानी इसको आपको लेने के लिए डीमेट अकाउंट के थ्रू ही लेना पड़ेगा। जैसे एक स्टॉक लिया जाता है उसी तरीके से आप ETF परचेज कर सकते हैं। अब ETF फंड की मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देता हूं, जैसे कि ETF नंबर 1 जैसे मैंने आपको बताया कि डीमेट के थ्रू आप एक्सचेंज से परचेज कर सकते हैं। दूसरा ये इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन है, स्टॉक, कमोडिटी या बॉन्ड्स, ये तीनों चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी है, आप को बिल्कुल क्लियर हो जाता है किस किस जगह ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे NAV की वैल्यू डे एंड में डिसाइड होती है, इसकी वैल्यू हर समय फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कभी भी उसको हाई वैल्यू पे सेल कर सकते हैं और मिनिमम वैल्यू पर उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ आता है इंडेक्स फंड। ये दोनों एक ही तरीके के फंड होते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड जो होता है वो डायरेक्ट स्टॉक में, मतलब डायरेक्ट जो है एक्सचेंज में, निफ्टी में या सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे सपोज निफ्टी जो है एक इंडाइसेस है, उसके अंडर में बहुत सारी कंपनीज हैं, वो कंपनीज अपने अपने हिसाब से अलग अलग परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन निफ्टी की परफॉर्मेंस उन कंपनी से ज़्यादा है। जैसे सपोज निफ्टी के अंडर में एक कंपनी है ABC, ये कंपनी अलग अलग रिटर्न दे रही हैं। 3 साल के रिटर्न अगर देखें, कोई 10% दे रही है, कोई 15% दे रही है और कोई दे रही है 30%। लेकिन निफ्टी का जो ओवरऑल रिटर्न है वो इन तीनों से ज़्यादा है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार हमें ऐसा मौका मिला होता है कि हम निफ्टी को ही परचेज कर सकते, तो ये मौका दिया है इंडेक्स फंड ने। आप जो है अपना पैसा डायरेक्ट निफ्टी, मतलब निफ्टी या सेंसेक्स का रेप्लिकेट है, एक तरीके से मिरर इमेज इसको बोल सकते हैं इंडेक्स फंड को। अब देखिए कुछ तरीके के नए शब्द आपने सुने होंगे, जैसे मैंने अभी बीच में भी आपको दिखाया था, तो उसमें एक आया था आर्बिट्रेज फंड। आर्बिट्रेज फंड क्या होता है कि एक तरीके की स्ट्रेटेजी होती है, ये 2 एक्सचेंज में काम करता है और रुपी की एवरेजिंग निकालता है, या स्टॉक की जो वैल्यू होती है उसकी एवरेजिंग निकालता है। जैसे सपोज 2 एक्सचेंज हैं, एक है A एक्सचेंज, दूसरा है B। मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं कि अगर निफ्टी, सपोज हमने जो है निफ्टी 50 का एक स्टॉक है, उसकी वैल्यू है 100 रुपये और वही स्टॉक लिस्टेड है किसी दूसरे एक्सचेंज में, उसकी वैल्यू वहां पर आ रही है 150 रुपये। तो यहाँ पर हमने अगर 100 रुपये की चीज खरीदी और वहां पर 150 में बेच दी, तो हमें 50 रुपये का फायदा हो गया। ये 50 रुपये का प्रॉफिट जो स्ट्रेटेजी, ये जो स्ट्रेटेजी है जिसके तरीके से हम ये कर रहे हैं, ये है आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी। अब दूसरे नंबर पर एक फंड आपने जैसे पीछे देखा होगा, वैल्यू फंड। अब वैल्यू फंड क्या होता है? वैल्यू फंड वो होता है जो उन फंड्स को या उन स्टॉक को फोकस करता है जिसकी वैल्यू अभी अंडर वैल्यू है, जो अभी स्टॉक अंडर वैल्यू है लेकिन आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड में ही एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें कि आपके फंड को कोई दूसरा मैनेज कर रहा है, आप उसको कुछ पैसा भी नहीं दे रहे हैं, और जो पैसा एक्सपेंस रेशो जो कंपनी काट भी रही है वो भी बहुत नॉमिनल है।
फिर आता है फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड जैसे कि नाम से ही आपको मालूम होगा कि फंड के अलावा फंड, यानी सपोज मैंने किसी एएमसी में पैसा लगा रखा है, उसको फंड मैनेजर को लगता है कि मुझे किसी दूसरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसमें क्या होता है कि वो किसी दूसरे पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हमने मालूम किया कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है, कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस स्ट्रेटेजी पे एसआईपी काम करती है, किस तरीके के फंड्स में हमारा पैसा लगता है और वो कैसे एलोकेट होता है, मेन होता है वो किस तरीके से एलोकेट होता है। कुछ एक फंड जिसके बारे में हम नहीं जानते थे, उस फंड के बारे में भी हमने मालूम किया है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद अब हम कुछ एक फैक्ट्स डेटा देख लेते हैं, ठीक है, कि कितने अकाउंट किस तरीके से बढ़ रहे हैं, किस तरीके से एएम बढ़ रहा है। आइए देखते हैं। ये सबसे पहला देखिए जो डेटा है ये है जिसमें हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स अकाउंट की, मतलब कितने इन्वेस्टर्स ने अपने अकाउंट ओपन किए हैं। वैसे तो ये डेटा मार्च 2009 से है, लेकिन अगर हम इसमें वैल्यू पकड़ के चलते हैं मार्च 14 की, ठीक है, 2014 में, तो 3.95 करोड़ अकाउंट थे, जो आज की डेट में ये डेटा है जून 2023 का, तो जून 23 में ये 14 करोड़ 91 लाख हो गए हैं। अब ये दूसरा डेटा दिखाता हूँ। इसमें 3 पार्ट में इन्वेस्टर्स को अलग अलग दिखाया गया है, इंस्टीट्यूशनल, रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआई। एचएनआई का मतलब है जो 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट जो है रिटेल इन्वेस्टर्स का है। रिटेल इन्वेस्टर्स का क्यों है? क्योंकि एक कम पूंजी में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जहां पर इंस्टीट्यूशनल का जो पार्ट है वो 0.7% है, एचएनआई का 8.2% और बाकी का जो 91.2% है उसमें रिटेल इन्वेस्टर है। इसमें 2 पार्ट हैं, एक इक्विटी का है ब्लू कलर का और ग्रीन जो है वो नॉन इक्विटी का है। अब इसमें नीचे जो दिया है वो दिया है समय, कितने समय तक का इन्वेस्टमेंट है, 0 से 1, 1 से 3 और लास्ट में है 24 महीने से ऊपर। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 24 महीने से ऊपर वाले में 51.4% इक्विटी है और 30.6% नॉन इक्विटी। यानी इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि इक्विटी में लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न है। स्लाइड दिखा दे रहा हूँ। इसमें इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है अक्रॉस स्कीम, तो ब्लू कलर का इंडिविजुअल है और जो दूसरा कलर है वो है इंस्टीट्यूशनल। अब आप इसमें देखिए डेट ओरिएंटेड फंड जो है 59% इंस्टीट्यूशनल है और 41% इंडिविजुअल है। दूसरा देखिए इक्विटी ओरिएंटेड में 89 इंडिविजुअल है और 11% इंस्टीट्यूशनल है। अब इसको देखने के बाद आपको ये मालूम पड़ रहा होगा जो इंडिविजुअल है आज भी इक्विटी फंड को ज़्यादा फोकस करे हुए हैं। फिर उसके बाद है लिक्विड फंड मनी मार्केट, इसमें इंस्टीट्यूशनल ज़्यादा है और 12% इंडिविजुअल है। अब देखिए दोस्तों, इसको देख के आपको क्या लगता है? इसको देख के ये लगता है कि इंस्टीट्यूशनल में मतलब जो एएमसी होती है उनके एम्प्लॉय होते हैं फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर सैलरीड होते हैं तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये प्रेशर होता है कि अगर किसी के हमने 100 रुपये इन्वेस्ट करवाए तो वो 100 रुपये कम से कम 90 ना हो। अगर हम उसको रिटर्न दे रहे हैं तो वो रिटर्न तो 170 से 160 तक, मतलब 100 रुपये का 170 रुपये अगर रिटर्न ना दे पा रहा हूँ तो 160 रुपये रिटर्न तो हम दे दें, लेकिन कम से कम प्रिंसिपल कम ना हो। तो उसी चीज़ का थोड़ा प्रेशर रहता है, इसीलिए इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो डेट फंड या सिक्योर फंड में ज़्यादा किया जाता है। तो डेटा के हिसाब से देखा गया है कि अब बड़ी सिटीज़ के अलावा छोटी सिटीज़ में भी लोगों का रुझान म्यूचुअल फंड में बढ़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे वो चीज़ों को समझ रहे हैं। अभी तक कंजर्वेटिव फंड जो थे वो उनको मालूम थे, बैंक में जाते थे तो बैंक में लोग अप्रोच अगर उनके अप्लाई करते थे तो उनको वो चीज़ मालूम थी, लेकिन जो चीज़ नहीं मालूम थी वो अब धीरे धीरे मालूम पड़ रही है और वो एक अच्छे रिटर्न की वजह से उसमें इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। ये देखिए एक डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से 7.58 लाख करोड़ से 7.87 लाख करोड़ जून 2023 में एसेट बढ़ा है, यानी इंक्रीज हुआ है लगभग 4% का T30 सिटीज के बाद। मतलब जो सिटी है, इसका मतलब लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है और जिस तरीके से हम लोग वीडियो बनाते हैं उस तरीके की वीडियो के अगर लोग टच में रहें तो थोड़ा सा और अवेयरनेस बढ़ जाएगी। आप लोगों को अगर किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए या आपको कुछ थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब वे में किसी चीज़ को चाहिए तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से उसको बताऊंगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए।